All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Let's start our lecture with the revision, what we have done in last lecture. I think within last lecture we have started with the topic that was types of computer, जो हमारा last to last lecture से बाकी था, right? उसमें हमने last lecture में we have seen mini computer, mainframe computer and super computer, right? And after that we have started with the topic that is evolution of computer or history of development. And within evolution of computer and history of development we have seen कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन से ईयर में कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, किसने किया था, वो पर्सन कहाँ का है और वो पर्टिकुलर कंप्यूटर में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ था. ये सारी चीजें आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक में ध्यान रखनी है. मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अ टाइमलाइन कि जो आप सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में पढ़ते थे हिस्ट्री में कि ये ईयर में ये हुआ था, ये ईयर में ये हुआ था. लाइकवाइज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में भी वही सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट? So these are the things that you need to consider for the topic that is history of development or evolution of computer, right? So today we will start with the topic that is generations of computer, right? And if we talk about generations of computer, then computers are divided into total 5 generations. Again I repeat, computer 5 generations के अंदर divide हुए हैं, that is first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation, right? So let's start with the topic और इसके अंदर हम वन बाय वन सारे जनरेशन देखेंगे और वो जनरेशन का टाइम स्पान कितना है, वो जनरेशन में कंप्यूटर्स जो डेवलप हुए थे उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा था, राइट? उसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये सारी चीजें आपको ये टॉपिक के अंदर पढ़नी है, राइट? सो if we start the topic then obviously it is first generation computer और first generation was from 1942 to 55. Again I repeat, first generation का time span था that is from 1942 to 1955, right? और अगर हम उसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि फर्स्ट जनरेशन में हम कौन से कंप्यूटर्स को कंसीडर कर सकते हैं, देन देयर आर 3 डिफरेंट कंप्यूटर्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड विद इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज एनिक, एडवेक एंड एडसेक. ये तीनों कंप्यूटर्स हमने लास्ट लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में डिटेल में देखा था, राइट? सो द थिंग इज दैट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको एग्जांपल में ये 3 डिफरेंट कंप्यूटर्स को याद रखना है, दैट इज एनिक, एडवेक एंड एडसेक. अब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है उसमें मेन कंपोनेंट था दैट वाज वैक्यूम ट्यूब. अगेन आई रिपीट, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है उसमें मेन कंपोनेंट था दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, राइट? व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, दिस डायग्राम इज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, राइट? What is vacuum tube? We can see it is a glass type device, right? Glass type device होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है और उसे एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफाई करता है इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वीक हो जाते हैं तो उसे फिर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट? दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ वैक्यूम ट्यूब. और ये जो वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेन कंपोनेंट था, राइट? जो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, राइट? Now if we consider talk about the advantages of first generation of computer, so the advantage was obviously वो टाइम पे, that is जो मैंने टाइम ड्यूरेशन आपको बताया that is from 1942 to 1955, वो जो टाइम ड्यूरेशन था उस वक्त वैक्यूम ट्यूब वाज ओनली द कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो अवेलेबल था, राइट? सो ऑब्वियसली जो कंपोनेंट अवेलेबल होगा वही हम कोई भी चीज बनाने के लिए यूज करेंगे. दैट्स व्हाई वी कैन से कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे और वो एक ही कंपोनेंट था जो उस वक्त अवेलेबल था, राइट? सो दैट वाज द एडवांटेज कि वो उस वक्त वो वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थी. एंड द सेकंड एडवांटेज इज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो कैलकुलेशन करते थे दैट कैलकुलेशन स्पीड वाज इन मिली सेकेंड्स, राइट? मतलब सेकंड्स में नहीं, सेकंड से जो छोटा होता है दैट इज मिली सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेशन हो सकते थे.
So these are the two advantages of first generation computers. Obviously every coin has two sides. अगर advantages है तो उसके disadvantages भी होंगे. So what is the disadvantage? उसकी size बहुत बड़ी थी, उसका weight बहुत ज्यादा था. As you are able to see, 30 tons उसका weight था, right? And वो जो कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस्ड थे. एंड एज यू आर एबल टू सी इन द डायग्राम, ये ग्लास से बना होता है, राइट? एंड ऑब्वियसली अगर वैक्यूम ट्यूब के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो वैक्यूम ट्यूब फेल भी हो सकती है, राइट? सो दैट वाज द थिंग कि नो डाउट उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स अवेलेबल थी और कंप्यूटर बनाने के लिए जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था. दैट इज द बेनिफिट. बट along with that वैक्यूम ट्यूब का डिसएडवांटेज भी है, राइट? कि इट वाज अ ग्लास टाइप डिवाइस और ऑब्वियसली वो फेल भी हो सकता है, राइट? अनदर डिसएडवांटेज इज इट वाज वेरी कॉस्टली. ऑब्वियसली वो टाइम के जो कंप्यूटर्स है उस वक्त जो सारी चीजें असेंबल करनी पड़ती थी, राइट? सो ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट से लेके सारी चीजें बहुत कॉस्टली थी. दैट्स वाई वो कंप्यूटर जो बनता था, दोज कंप्यूटर्स वेर ऑल्सो वेरी कॉस्टली. अनदर डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता था, राइट? वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता था बिकॉज उसके अंदर जैसे हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, राइट, वैसे हार्ड डिस्क यूज नहीं हुई थी, राइट? वहां पे मैग्नेटिक ड्रम्स थे, राइट? मैग्नेटिक टेप थी जिसके ऊपर वो सारी चीजें स्टोर करते थे. सो ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी, इट वाज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मैग्नेटिक ड्रम. अनदर डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो बहुत हीट जनरेट करता है, राइट? सो उसे कूल डाउन करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए तो ही वो वर्क कर सकता है, वरना बार बार ये वैक्यूम ट्यूब्स बिगड़ जाती है, राइट? सो दैट वाज द डिसएडवांटेज कि अगर वहां पे एयर कंडीशन नहीं होगा, एसी नहीं होगा, कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है तो वो बार बार बिगड़ जाएगी, तो उसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज नॉट दैट मच एफिशिएंट. वो इतना कैपेबल नहीं था. उसके अंदर जो सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटी है वो सारी कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं थी. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, राइट? और ऑब्वियसली वो मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट करता है, नो डाउट, बट इतना एफिशिएंट नहीं था, इतना कैपेबल नहीं था. अनदर थिंग, वो पंच कार्ड्स यूज करता था इनपुट लेने के लिए. कल हमने डायग्राम देखा था कि व्हाट इज पंच कार्ड और वो कैसा दिखता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे कोई पेपर्स फाइल करने हैं तो मैं पंचिंग मशीन का यूज करके उसके ऊपर होल्स क्रिएट कर दूंगी. तो ऐसा हमने कल लेक्चर में एक डिवाइस देखा था कि जिसके थ्रू हम जो नंबर्स है उसके साथ पंचिंग कर सकते हैं और वो पंच कार्ड दैट इज अ फिजिकल थिंग, वो हमें कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट देने होते थे, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू द इनपुट दैट इज स्पेसिफाइड ऑन द पंच कार्ड, कंप्यूटर को पता चलता था कि ओके उसे कौन सी चीज करनी है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से नंबर्स के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो सारी चीजें परफॉर्म करता था. मीन्स वी कैन से कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसके अंदर इतनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी. प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज मीन्स ऑटोमेटिक इनपुट लेना, ऑटोमेटिक आउटपुट देना, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि उसके अंदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर इतनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी, राइट? अनदर डिसएडवांटेज ऑब्वियसली वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी चीजें बनी हुई थी, इतने सारे कंपोनेंट्स थे, इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे कि वो सारे वैक्यूम ट्यूब्स को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती थी. और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होती है तो वो हीट ज्यादा जनरेट करता है, और अगर हीट ज्यादा जनरेट करेगा तो उसके अंदर जो
जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। अगर आज के भी अगर आप मॉडर्न कंप्यूटर्स देखो जो आपके घर में होगा, आपके आप स्कूल्स में यूज करते थे, कॉलेजेस में आप यूज करोगे, तो वो जो कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट के पीछे जहाँ पे फैन होता है, आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में भी अगर आप वो फैन के ऊपर अपना हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी हीट जनरेट करता है। अगर इतना छोटा कैबिनेट है, वो इतनी हीट जनरेट करता है, तो आप सोच सकते हो कि उस वक्त के कंप्यूटर्स तो पूरे रूम जितने बड़े थे, राइट? तो वो कितनी हीट जनरेट करता होगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता होगा। इसीलिए उस वक्त के कंप्यूटर्स के लिए कूलिंग सिस्टम वाज द मैंडेटरी थिंग, इट वाज द कंपलसरी थिंग। वरना क्या होता था, कांस्टेंट मेंटेनेंस आता था। कांस्टेंट मेंटेनेंस मतलब उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स बार बार बिगड़ जाते थे, राइट? सो उसे मेंटेन करना पड़ता था, नई वैक्यूम ट्यूब्स उसके अंदर अटैच करनी पड़ती थी, राइट? सो दिस वेर द डिसएडवांटेजेस की जो आपको कंसिडर करने हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए। Another thing is it was not reliable. Not reliable in the sense कि जो आउटपुट फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जनरेट करते थे, राइट, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, राइट? हम उसके मतलब हमें फिर से चेक तो करना ही पड़ता था कि ये जो आउटपुट उसने जनरेट किया है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट? एंड द लास्ट डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली इट इज नॉट पोर्टेबल। मैंने आपको पोर्टेबल का मीनिंग समझाया था कि पोर्टेबल का मीनिंग होता है कि आप वो पर्टिकुलर डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि इतना बड़ा जो रूम साइज का कंप्यूटर है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर ले जा सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज इट इज नॉट पोर्टेबल, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर 3 कंप्यूटर्स के टाइप्स आपको कंसिडर करने हैं, दैट इज एनिक, एडवेक एंड एडसेक। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द मेन कंपोनेंट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर यूज होता था, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, right? So this were the thing, and after that you also need to remember which were the advantages and disadvantages. All right, now सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम स्पान आप कंसिडर करो, देन इट विल बी फ्रॉम 1955 टू 1964, राइट? और उसमें जो मेन कंपोनेंट यूज हुआ था दैट इज ट्रांजिस्टर्स। और आप यहाँ पे उसका डायग्राम देख सकते हो, इट इज स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स, राइट? जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उससे ये ट्रांजिस्टर्स की साइज छोटी थी, राइट? And the thing is that ये जो transistors थे, right, they are the individual components, मतलब ये एक एक ऐसे कितने thousands of transistors manually assemble करने पड़ते थे for circuit। अगर मुझे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर मुझे सर्किट डिजाइन करनी है, फंक्शनिंग सर्किट, मतलब ऐसी सर्किट की जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, मुझे फंक्शनिंग सर्किट्स अगर बनानी है, तो मुझे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स मैन्युअली उसके अंदर अटैच करने पड़ते थे। उस वक्त ऐसा कोई भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं था कि जिसका यूज करके कोई किसी के भी मतलब वो कंप्यूटर के अंदर हम सारे कंपोनेंट्स अटैच कर पाए। सो दैट वाज आल्सो द थिंग हमें कंसीडर करना है कि उस वक्त के ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर सारी चीजें मैन्युअली असेंबल होती थी, राइट? नाउ आफ्टर दैट इज हमें उसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं। नाउ द थिंग इज दैट हमने पहले ही देखा कि इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, राइट? और उसकी साइज वैक्यूम ट्यूब से छोटी थी। सो वी कैन से कि अगर हम वैक्यूम ट्यूब से नेविगेट हो गए ट्रांजिस्टर्स के ऊपर जो वैक्यूम ट्यूब से छोटा था, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर की अगर हम साइज कंपेयर करें, देन वी कैन से द एडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की साइज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से छोटी थी। बिकॉज ऑब्वियसली जो मेन कंपोनेंट है जिससे वो पर्टिकुलर कंप्यूटर बना था उसी की साइज अगर छोटी हो जाती है, देन ऑब्वियसली पूरे कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो जाएगी, राइट?
सो दैट वाज द थिंग कि बिकॉज ऑफ कि हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज किया था, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में साइज का डिफरेंस था फर्स्ट जनरेशन से। ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की साइज छोटी थी। नाउ द थिंग इज दैट अगर कंपोनेंट्स छोटे होते हैं, वो एनर्जी मतलब कंज्यूम करेगा, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा तो वो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो दिस ये कैसे हमें कंसीडर करना है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, बिकॉज हमें 5 जनरेशन्स पढ़ने हैं, लेकिन ये जो एडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस वी नीड टू कंसीडर बाय कंपेयरिंग दिस कंप्यूटर्स विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। सो अगर मैं अगेन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ कंपेयर करूं तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करते थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो कम एनर्जी कंज्यूम करते थे, और ऑब्वियसली अगर वो कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो वो हीट भी कम प्रोड्यूस करेंगे, राइट। अनदर थिंग वाज वो असेंबली लैंग्वेज का यूज करता था, एंड ऑब्वियसली इनपुट के लिए इसके अंदर भी पंच कार्ड्स ही यूज होते थे, राइट। बट अलॉन्ग विद पंच कार्ड्स हमें कंसिडर करना है कि वो असेंबली लैंग्वेज का यूज करता था। नाउ दिस असेंबली लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अभी आप सीपीपीएम जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे जिसका यूज करके आप प्रोग्रामिंग करोगे। लाइकवाइज ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो असेंबली लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता था। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट। हमने फर्स्ट जनरेशन में ये पढ़ा था कि उसके अंदर उतनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर ऑब्वियसली अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं तो उसके अंदर हम प्रोग्राम्स भी डेवलप कर सकते हैं। नाउ अगेन इफ वी कंसिडर कॉस्ट, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की कॉस्ट कम थी। दे वेर चीपर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अनदर एडवांटेजेस, स्पीड भी ज्यादा थी। डेटा कैलकुलेशन हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मिली सेकेंड्स में होता था, वेरेज इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेटा आर कैलकुलेटेड विद इन माइक्रो सेकेंड्स। मतलब ऑब्वियसली टाइम कम हुआ तो स्पीड बढ़ी, राइट। नाउ अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की साइज छोटी है तो वी कैन से कि दे हैव बेटर पोर्टेबिलिटी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, राइट। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ओके आप उठा के जा सकते हो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन अगर साइज छोटी हो जाती है एंड इफ वी थिंक वी वांट टू शिफ्ट दिस कंप्यूटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन इट विल बी इजियर देन फर्स्ट जनरेशन, राइट। हमें ऐसे इसका ये एडवांटेज को कंसीडर करना है। एंड द लास्ट एडवांटेजेस, ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो कमर्शियल यूज में भी यूज करते थे लोग, मतलब कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो यूज होते थे, राइट। So these were the advantages of second generation of computer. Now if we talk about disadvantages, obviously cooling system तो चाहिए ही होगी। दो वैक्यूम ट्यूब से हमने ट्रांजिस्टर यूज किया, कंप्यूटर की साइज छोटी की, एनर्जी कम यूज होती थी, हीट भी कम प्रोड्यूस होती थी, बट देन टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को सरवाइव करने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए था, राइट। नेक्स्ट इज कांस्टेंट मेंटेनेंस भी उसे चाहिए था, बिकॉज अगर वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, राइट, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो बिगड़ने के चांसेस भी होते हैं। दैट्स वाई उसके अंदर मेंटेनेंस भी ज्यादा था। नेक्स्ट इज वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होते थे। स्पेसिफिक पर्पस मतलब उसे जो हम पहले से करने के लिए बोल देंगे वो कंप्यूटर्स वही चीज कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी कोई भी चीज वो कंप्यूटर नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेर यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे हमने स्पेशल पर्पस कंप्यूटर पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, वो क्या था, उसे हम पहले से जो काम कह देंगे वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वही काम कर सकते हैं। लाइकवाइज ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसके अंदर भी ऐसा ही था। उसके अंदर पहले से हमें सर्किट बना देनी है कि ये जो कंप्यूटर्स है वो क्या काम करेंगे, और ये कंप्यूटर्स वही काम कर सकते हैं। अगर मुझे वो कंप्यूटर के पास दूसरा कोई काम करवाना है तो ऑब्वियसली मुझे वो हार्डवायर सर्किटरी चेंज करनी पड़ेगी, राइट।
एंड द लास्ट डिसएडवांटेजेस, जैसे हमने पढ़ा कि वो जो ट्रांजिस्टर्स थे उसे हमें मैन्युअली असेंबल करना पड़ता था, और हमें पता है कि अगर हम मैन्युअल वर्क करेंगे तो उसमें एरर आने के, मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, राइट? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ computers, right? Now third generation computer, third generation is to be considered from 1964 to 75, right? And the main component that is used within third generation computer is integrated chip, that is IC, right? So IC, that is integrated chip, जैसा आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, right? This kind of small device was used as a main component in third generation computers, right? ये जो IC की हम बात करें तो what was the thing? Large number of circuit elements into a small surface of a silicon, राइट? छोटा एक सरफेस होता है सिलिकॉन मेटल का, जिसके ऊपर ऐसी आईसी बहुत सारी फिट होती है, एंड दिस इज नोन एज चिप्स। इसे हम चिप्स कहते हैं, right? So we can say it has been integrated large number of circuit elements into a small surface of silicon known as chips, राइट? सो चिप्स के ऊपर ऐसे बहुत सारे आईसी फिट होते थे, और उसके बाद वो कंप्यूटर के अंदर वो पूरी चिप अटैच हो जाती थी। बट द थिंग इज दैट ये जो आईसी की साइज थी वो ट्रांजिस्टर से भी हम छोटी कह सकते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, ये जो आईसी की साइज होती है वो ट्रांजिस्टर से भी हम छोटी कह सकते हैं। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो स्मार्टफोन्स में भी आईसी होती है। अगर वो आईसी डैमेज हो जाए, अगर वो आईसी बिगड़ जाए, या वो आईसी के ऊपर पानी लग जाए, तो आपका स्मार्टफोन बिगड़ भी सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऐसे पीपल होते हैं जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है, ज्यादा पसीना होता है, और वो ज्यादा फोन पे बात करते हैं, तो उनके फोन में क्या प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पे वो ईयर के पास वो अपना फोन रखते हैं, वहां से वो जो स्वेटिंग होता है वो अगर वो जो हियरिंग पार्ट है मोबाइल का उसके अंदर चला जाता है, तो वो आईसी के ऊपर वो स्टिक हो जाता है। दैट्स वाई उनके फोन में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि उन्हें उन्हें फोन में से कम सुनाई देता है, right? So this is the thing which we need to consider about the IC, though they are the small components, लेकिन वो भी बिगड़ सकते हैं, right? Now what are the advantages of this third generation computer? Obviously again we have to compare third generation with the second generation computer. तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर चीपर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ऑब्वियसली वो फास्टर मैनर में वर्क करेंगे, सेकंड जनरेशन से ज़्यादा रिलायबल होंगे, मतलब वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, राइट? अगर हम साइज की बात करें तो साइज भी छोटी हो गई है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, बिकॉज आईसी यूज होती है, राइट? और आईसी की साइज छोटी है तो ऑब्वियसली वो जो कंप्यूटर बनेंगे उनकी साइज भी छोटी हो जाएगी। बट अलोंग विद दैट जो प्रीवियस कंप्यूटर्स की हमने बात की, दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें देन टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के परफॉर्मेंस बढ़ गए हैं, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज बीन इम्प्रूव्ड, राइट? लेस पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली जैसे जैसे डिवाइसेस छोटे होते जाते हैं, राइट, उनमें जो पावर सप्लाई चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कम होती जाती है। अगर हम लैपटॉप और स्मार्टफोन का कंपैरिजन करें, आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप लैपटॉप की बात करो तो कंपेयर टू योर स्मार्टफोन, लैपटॉप को चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली स्मार्टफोन छोटा है तो उसके अंदर बैटरी भी छोटी होगी, लैपटॉप बड़ा है तो उसके अंदर बैटरी बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई लैपटॉप को ज्यादा टाइम चाहिए, स्मार्टफोन को कम टाइम चाहिए, राइट? विद इन दिस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जैसे हमने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बात की थी कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स मैन्युअली अटैच करने पड़ते थे, दैट इज नॉट द केस विथ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स थे उसे मैन्युअल असेंबल करने की जरूरत नहीं थी,
चीपर थे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दे वेर टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने उसके डिसएडवांटेज में देखा था दैट दे आर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसे हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। बट दिस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज फॉर जनरल पर्पस, मतलब ये कंप्यूटर के पास हम कोई भी काम करवा सकते हैं, राइट। नाउ अगेन डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, तो ऑब्वियसली हमें उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छी वाली टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, देन ओनली हम वो आईसी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज द डिसएडवांटेज। एंड अनदर डिसएडवांटेज वाज अगेन द सेम थिंग, एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड। दो कंप्यूटर्स छोटे होते जाते हैं, बट देन टू वो उतने छोटे नहीं थे कि जितने अभी के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स है, तो उसको एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, it is we can consider from 1975 onwards, मतलब we can consider for 10 years, that is 1975 to 1985, और मोर प्रिसाइज हम ये भी कह सकते हैं कि 1975 से अब तक के जो भी सारे कंप्यूटर्स है उसे हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कह सकते हैं, राइट। एंड इफ वी गिव सम न्यू फीचर्स to fourth generation of computer, then those computers will become fifth generation computers, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, right? So fourth generation of computer we can consider it from 1975 onwards. उसमें मेन कंपोनेंट था दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, एंड आज के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में भी माइक्रो प्रोसेसर्स ही यूज होते हैं, वो तो आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी किया है, राइट। नाउ व्हाट वाज द सिनेरियो, क्या था पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, कैसे कैसे मतलब इम्प्रूवमेंट आया वो हम देखते हैं। इनिशियली क्या था कि जो हमने आईसी की बात की, जो इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, वो आईसी का यूज करके ही ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बना है। तो पहले क्या था कि सिर्फ 10 या 20 कंपोनेंट्स फिट होते थे, right? That's why though that technology was known as small scale integration, that is SSI, right? उसके बाद क्या हुआ, 10 to 20 से बढ़ के 100 कंपोनेंट्स हम एक ही चिप के अंदर अटैच कर सकते थे, इंटीग्रेट कर सकते थे। सो दैट वाज नोन एज MSI, दैट इज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, राइट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, उसके बाद जो 100 कंपोनेंट्स थे दे वेर इंक्रीज टू 30,000 कंपोनेंट्स, मतलब एक ही छोटी वाली चिप के अंदर हम 30,000 कंपोनेंट्स हम अटैच कर सकते थे, इंटीग्रेट कर सकते थे, एंड दैट वाज नोन एज LSI, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई दैट इज VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता था कि 1 मिलियन कंपोनेंट्स वेर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल चिप, और कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलियन, दैट इज 10 लाख, right? 10 lakh components were integrated on a single small chip, and that is known as VLSI, that is very large scale integration, right? एंड द थिंग इज दैट कि ये जो हमने अभी तक जो बात की दैट इज पहले SSI था, फिर बढ़ के MSI हुआ, फिर आया LSI और उसके बाद हुआ VLSI, मतलब जो चिप थी उसकी साइज तो उतनी ही थी, लेकिन उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स अटैच होने स्टार्ट हुए दे गोज ऑन इंक्रीजिंग। इससे बेनिफिट क्या हुआ, साइज तो छोटी ही रही मगर कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होने लगे, राइट। अगेन आई रिपीट, कंप्यूटर की साइज तो छोटी ही रही बट कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होने लगे, वो जो कैलकुलेशन कर सकते थे, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, वो जो टास्क परफॉर्म कर सकते थे, वो बहुत स्पीडी मैनर में होता था, वो बहुत ही फास्टर मैनर में होता था, और वो टाइम भी कम लेता था, राइट। और वो एफिशिएंट रिजल्ट देता था, राइट। एफिशिएंट रिजल्ट मतलब वो ऐसा रिजल्ट देता था कि जिसके ऊपर हम रिलाई रह सके,
राइट। सो दिस वाज द थिंग कि आपको कंसीडर करना है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या बेनिफिट था। And another thing is the whole computer circuit is available on a single chip. एक ही चिप के ऊपर पूरे कंप्यूटर की सर्किट बन जाती थी, राइट। दैट्स वाई नाउ यू कैन इमेजिन कि कैसे कैसे कंपोनेंट्स बढ़े, लेकिन एक ही चिप के ऊपर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स अटैच होने स्टार्ट हो गए दैट्स वाई कंप्यूटर की साइज छोटी होती चली गई, राइट। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर: fastest in calculation, size got reduced. प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली वो स्पीडी मैनर में वर्क करने स्टार्ट हो गए, साइज उसकी कम हो गई, राइट। हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल, कम हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, राइट। कंप्यूटर्स की साइज छोटी हो गई तो ऑब्वियसली उसके अंदर मेंटेनेंस भी कम आने लगा। एंड another important thing, all types of high level languages can be used in this type of computer. This is the main benefit, राइट। हमने पढ़ा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, बट फ्रॉम फोर्थ जनरेशन हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दिया था हमने। दैट इज जो हम बात करते हैं सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये जो सारी लैंग्वेजेस है, राइट, वो सारी लैंग्वेजेस का यूज करके हम ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन बेनिफिट, बिकॉज अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं मतलब हम कंप्यूटर के अंदर ऐसे कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जो हमें डे टू डे रूटीन में यूज हो सके, right? So these are the benefits that you need to consider about the fourth generation computer, and obviously they are cheaper than another generations. जो हमने पहले generations की बात की उससे cheaper थे, right? And they were more reliable. हम वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं उसके ऊपर हम रिलाई रह सकते हैं, मतलब वो those outputs were accurate outputs, right? So these are the advantages of fourth generation computer. नाउ डिसएडवांटेज इज ओनली वन के जो भी वो इंटीग्रेटेड सर्किट हम यूज करते थे, दैट इज आईसी, जो एक चिप के ऊपर हम अटैच करते थे, उसे बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता था। मतलब अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप वो आईसी बना सकते हो, अदरवाइज आपको किसी और कंपनी के पास से बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, right? So these were the disadvantages of this is the disadvantage of fourth generation computer. There is only one disadvantage कि IC बनाने के लिए हमें advanced technology चाहिए, right? And the last generation computer, that is fifth generation computer, you can say that it is from 1980 onwards, राइट। आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो भी सारी चीजें हम सोचते हैं उसका डेवलपमेंट 1980 से स्टार्ट हुआ। मतलब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, राइट? उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमें हमारे ह्यूमन बीइंग में जो इंटेलिजेंसी है वैसी ही इंटेलिजेंसी हमें कंप्यूटर को देनी है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर खुद सोच सकता चाहिए, मतलब वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। कंप्यूटर के पास ऐसा ब्रेन टाइप डिवाइस होना चाहिए, मतलब ब्रेन जैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कोई चीज बताऊं, कोई प्रॉब्लम दूं, तो आप उसके ऊपर मतलब सोच सकते हो कि आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। लाइकवाइज ऐसी इंटेलिजेंसी कंप्यूटर के पास होनी चाहिए। सेकेंड, इट विल एबल टू डू नॉलेज प्रोसेसिंग। नॉलेज प्रोसेसिंग का मीनिंग हम उसे कोई भी नॉलेज देंगे वो उसे प्रोसेस कर सकता है। ऐसा कंप्यूटर हम सोच सकते हैं विद इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, राइट? अनदर थिंग, नेचुरल लैंग्वेज इनपुट भी वो प्रोसेस कर सकता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज इनपुट? जैसे अभी के जो स्मार्टफोन्स है, राइट, वो जो आईफोन में सीरी आती है, आपने वो गूगल का डिवाइस देखा होगा कि आप उसे क्वेश्चन पूछते हो वो आपको आंसर देता है, हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। दैट इज नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूं ओपन रिसाइकल बिन या फिर ओपन माय कंप्यूटर, ओपन फाइल
abc.txt, मैं ऐसे बोल के वर्बली उसको इनपुट दूं तो वो भी वो प्रोसेस कर सकता होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द थिंग कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कैपेबल ऑफ लर्निंग। लर्निंग मतलब खुद नई नई चीजें बनाते हो सकते होने चाहिए। अगर मैं आपको कोई चीज बताती हूँ, राइट, आप उसे सोचते हो, आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको वो चीज समझ में आती है। लाइकवाइज 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स भी होने चाहिए, वो खुद लर्न करते होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने रावण मूवी देखी थी, राइट? रावण मूवी में क्या था कि वो जो रोबोट बनाया था वो लोग ने, उसके अंदर उन्होंने एक कैपेबिलिटी रखी थी। अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखी हो, सारी चीजें आपने ध्यान से सुनी हो, तो उसके अंदर क्या था, वो जो रोबोट बनाया था, वो जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज के ऊपर मूव करता है, तब वो खुद एक मूव सीखता है, वो खुद एक फाइट करने की टेक्निक खुद बनाता है, खुद सीखता है। That is known as artificial intelligence, that is known as capable of learning, because ऐसा उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया था कि जब भी वो रोबोट एक स्टेज से दूसरे स्टेज के ऊपर जाएगा तो वो खुद एक नई फाइट टेक्निक सीखेगा, राइट? सो दिस इज द थिंग कि कंप्यूटर खुद सीख सकते हैं, राइट? दैट इज कैपेबल ऑफ लर्निंग। एंड दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? ULSI टेक्नोलॉजी होगी, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमने VLSI में बात की थी, 1 मिलियन कंपोनेंट्स की बात की थी। अगर हम ULSI की बात करें, इट मीन्स कि 1 मिलियन से हम 10 मिलियन तक भी पहुंच सकते हैं और 1 बिलियन तक भी पहुंच सकते हैं। That is ULSI, that is ultra large scale integration। ऐसी टेक्नोलॉजी कि एक ही कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर चिप के ऊपर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट? कितनी छोटी आती है प्रोसेसर की चिप, और वो एक छोटी सी चिप के ऊपर 10 मिलियन कंपोनेंट्स, राइट? मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 100 लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम एक छोटी सी चिप के ऊपर अटैच करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि जो आपको 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखनी है, राइट? ऑलराइट, सो ओवर हियर ये जो टॉपिक है दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्लीट होता है, राइट? विद इन दिस टॉपिक वी हैव सीन टोटल 5 generations of computer. First generation is from 1942 to 55। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज वैक्यूम ट्यूब, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे। आफ्टर दैट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया, दैट इज टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1955 टू 64। उसके अंदर मेन कंपोनेंट था दैट इज ट्रांजिस्टर। Obviously transistors were smaller than vacuum tubes, so obviously second generation के कंप्यूटर की साइज छोटी थी, और उसकी फर्स्ट जनरेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मोर बेटर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सो हमने उसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, एंड देन वी हैव मूव्ड ऑन टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम 1964 टू 75। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट था दैट इज IC, integrated chip, right? And after that we have seen advantages and disadvantages of third generation. Then we have moved on to fourth generation, which is to be considered from 1975 onwards. Main component we can say it is a microprocessor. वो कैसे evolve हुआ? First it was SSI, that is small scale integration, then it was MSI, then the technology that came, that is LSI, that is large scale integration, and after that within fourth generation there is very large scale integration, right? And after that we have seen advantages and disadvantages of fourth generation computer. Then we have discussed fifth generation computer, which you have to consider from 1980 onwards, right? उसके अंदर क्या होना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, नॉलेज प्रोसेसिंग होना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होना चाहिए, कैपेबल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, राइट? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है दैट इज ULSI,
that is ultra large scale integration, right? So this is the topic, that is generations of computer, which is completed over here. And along with that, we have also completed unit 1 of your syllabus. Again, I repeat, along with these topics, we have also completed unit 1 of your syllabus. So आपके syllabus में there are total 5 units, उसमें से हमने unit 1 आज complete कर दिया, right? मेरे एंड से आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट? अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं. स्टिल वी हैव 10 मिनट्स, राइट? और उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, राइट?